हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें यूपी पुलिस के जो मॉक टेस्ट होंगे। और दोस्तों ये मॉक टेस्ट होंगे वो यूथ पब्लिकेशन के होंगे। तो इसमें 38 क्वेश्चंस होंगे, जिसे अपन एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। और आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है, अपना आंसर खुद चेक करना है, उसके बाद हम अपना आंसर देंगे। ठीक है। तो कुल मिला के मेरे भाई ये टेस्ट किसका है? तो जीके जीएस का टेस्ट है। 38 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है। तो डेली हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। और सबसे पहले अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये मॉक टेस्ट है। ठीक है। और आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, किसका प्रयोग करके हवा के बल और वेग का मापने के लिए किया जाता है? मतलब इनमें से किसका प्रयोग करेंगे जिससे एयर और उसकी फोर्स, उसकी जो एयर की जो स्पीड है वो पता चल पाए। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों है स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है लेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर डी है एनीमोमीटर। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। कुल मिला के आपको विंड एयर के बारे में बताना है कि एयर की स्पीड है वो किस में मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों एनीमोमीटर। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जब भी हम एयर की बात करें, एयर की मेजरमेंट की बात करें, एयर की स्पीड की बात करें, तो उसे अपन बोलते हैं एनीमोमीटर बोलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों लेक्टोमीटर में क्या होता है, आप किसकी दूध की शुद्धता नापते हो? किसकी? मिल्क की। ठीक है। तो दूध की शुद्धता किसमें नापते हो दोस्तों? लेक्टोमीटर में। स्पीडोमीटर दोस्तों क्या होता है, जो तुम्हारी स्पीड होती है ना गाड़ी वाहनों की जितने की, वो किससे नापते हैं दोस्तों? स्पीडोमीटर से। तो जो तुम्हारी स्पीड होती है ना वो स्पीडोमीटर से। थर्मामीटर दोस्तों आप पता ही है किससे? टेम्परेचर का। तो ये टेम्परेचर का है थर्मामीटर। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? एनीमोमीटर है। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस, मतलब आप दोस्तों जो सिलेंडर लेके आते हो उसमें कौन सी गैस होती है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो वो गैस कौन से फॉर्म में होती है ना? जो आप गैस लेके आते हो वो कौन से फॉर्म में होती है? तो पहला क्वेश्चन है द्रव, पहला ऑप्शन द्रव है, दूसरा गैस है, तीसरा ठोस है, चौथा एक घोल है। तो कुल मिला के दोस्तों आप कौन सी गैस लेके आते हो? LPG। कौन सी दोस्तों गैस है? LPG गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों इसी में लिखा हुआ है लिक्विफाइड, मतलब लिक्विड फॉर्म में है वो। तो LPG गैस, उसका नाम भले ही गैस है दोस्तों, एक्चुअल में उसकी जो फॉर्म है ना, उसकी जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है। तो आपको सही आंसर क्या होगा? द्रव अवस्था। तो जितनी भी तुम्हारी LPG गैस होती है दोस्तों वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? द्रव अवस्था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है मिनीमेटा या मिनी माता रोग का प्रकोप किसके द्वारा या किसके द्वारा फैलता है? तो किसके कारण होता है? जल आपका वाटर पॉल्यूशन के द्वारा होता है। कब होता है दोस्तों ये? तो मिनी माता रोग का प्रकोप, इसमें आपको भरना है जल प्रदूषण के कारण होता है। इसका मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? तो आपको ऑप्शन है सीसा, आर्सेनिक, कैल्शियम, पारा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? बताओ आप। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? पारा, मरकरी। तो मरकरी के फैलने से दोस्तों, और मरकरी को जल में घोल दिया जाता है तो लोगों में मिनी माता का रोग हो जाता है, जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, पारा, मरकरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए है प्रमेह, ऑप्शन नंबर 2 है टिटनेस, ऑप्शन नंबर सी है हैजा, ऑप्शन नंबर 4 है मस्तिष्क स्कोप। तो मस्तिष्क स्कोप का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब भी आपका दिमाग का फीवर होता है दोस्तों, आपको पता है माइंड फीवर आता है, तो ऐसे में उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आप बताना है। तो उसका सही आंसर दोस्तों क्या है? मस्तिष्क स्कोप। तो आपका इसका आंसर ये सही मिलेगा आपको। ठीक है ना। और हैजा वगैरह आपको पता है मधुमक्खी से फैलता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या है? मस्तिष्क स्कोप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भागों को ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ग्रेनविले ऑस्टिन थे, उन्होंने कुछ बोला था भारतीय संविधान के बारे में। उन्होंने कौन से भाग के बारे में बोला था कि ये भारतीय संविधान की क्या है? चेतना है। मतलब इनको भारतीय संविधान की चेतना बोला था। कौन से 2 पार्ट हैं? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5
भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या है? भाग 3 और भाग 4। फंडामेंटल राइट दोस्तों आपके किसमें? भाग 3 में। और डीपीएसपी दोस्तों किसमें है आपको? भाग 4 में। तो इन दोनों भागों को दोस्तों हमारा ग्रेमले ऑस्टिन ने बोला था ये संविधान की क्या है? चेतना है। तो मौलिक अधिकार में कौन से आर्टिकल कहाँ से आते हैं? आपको पता है मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक आते हैं, है ना। और डीपीएसपी में दोस्तों आपको पता है 36 से लेके 51 तक। तो हमें डीपीएसपी के बारे में पता है। फंडामेंटल राइट दोस्तों हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। डीपीएसपी कहाँ से लिया दोस्तों? आयरलैंड से। तो हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता चली कि मौलिक अधिकारों को और डीपीएसपी को इन्होंने संविधान की चेतना बोला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भाग 3 और भाग 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? ये बात ध्यान रखनी है। इनमें से चारों में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? बाकी तीनों की जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी महान्यायवादी। तो आप बताइए, सोचिए और बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आपको पता है, राष्ट्रपति किनको नियुक्त नहीं करता, किसको अपॉइंट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपको पता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? आपको पता है राष्ट्रपति करता है। तो ये बात तो सही है। राज्यपाल दोस्तों, राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये भी बात सही है। महान्यायवादी दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, देश का सर्वोच्च अधिकारी, किसका? विधिक अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। कौन से आर्टिकल में आता है? 76 में आता है। कौन से आर्टिकल में? 76वें आर्टिकल में महान्यायवादी आता है। लेकिन दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इसे अपन क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। दोस्तों ये होता है राज्य में। ठीक है, तो राज्य का जो सबसे बड़ा वकील होता है वो कौन होता है? महाधिवक्ता। तो दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 167 में आता है। कौन से में आता है? 167 में आता है। साथ ही साथ इसको अपॉइंट कौन करता है? तो दोस्तों गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर। तो इसको करता है गवर्नर, बाकी सबको कौन करता है दोस्तों? आपका राष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? महाअधिवक्ता। सही आंसर क्या होगा? महाअधिवक्ता। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। सही आंसर है इसका महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य की विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? राज्य की विधान परिषद। एक दोस्तों क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान मंडल तुम्हारा होता है, सॉरी इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, इसे बोलते हैं विधान परिषद। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, विधान परिषद के बारे में। को समाप्त करने का अधिकार किनके पास है? कुल मिला के मेरे भाई इसे समाप्त करने का अधिकार किनके पास है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 संसद, ऑप्शन नंबर 4 उस राज्य की विधानसभा। तो इनमें से किसके पास पावर है कि वो भाई उस राज्य की विधान परिषद को बर्खास्त कर दे, उसे खत्म कर दे? तो आपको ये आंसर बताना है। तो दोस्तों या हम दोनों बातें कर लेते हैं, या तो हम बात करें किसकी? विधान परिषद को बनाने की। किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद बनानी है दोस्तों, इसे बोलते हैं बाई कैमरल सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनीय विधायिका। हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास द्विविधायिकाएं, मतलब द्विसदनीय विधायिकाएं, जिसे बोलते हैं अपन, एक तरफ बोलते हैं विधान परिषद, एक बोलते हैं विधानसभा। तो हमारे ऐसे कितने राज्य हैं दोस्तों? ये आप बात को ये 6 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य? 6। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे राज्य जिनमें विधान परिषद है, तो उनके राज्यों के नाम ध्यान रखने हैं अपन को। सबसे पहले कौन कौन से? यूपी, बिहार, और तुम्हारा कर्नाटका, महाराष्ट्र, और साथ ही साथ दोस्तों यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तुम्हारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हो गए जिसमें द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें विधान परिषद है। यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो किसी भी राज्य की विधान परिषद को बनाना वो भी पार्लियामेंट करेगी, किसी राज्य की विधान परिषद को हटाना, उसे खत्म करना, वो भी काम कौन करेगी? पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पार्लियामेंट। क्या आंसर है इसका? पार्लियामेंट। ठीक है, तो तुम्हें ये बात भी ध्यान रखनी है कितने राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। आपको वो राज्य भी याद रखने, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, बाईकैमरल सिस्टम है, द्विसदनीय विधायिका है 6 राज्यों में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन थे, एक प्रसिद्ध। तो आपको पता है चिकित्सक थे, चित्रकार थे, वैज्ञानिक थे, खगोलवेत्ता थे। तो आप बताओ ये कौन थे। तो इसका आंसर दोस्तों सही है, खगोलवेत्ता थे ये मेरे, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज थी इनके पास। इन्होंने वो दोस्तों आर्यभट्टियम नाम की एक किताब भी लिखी थी, है ना। इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज इनके पास बहुत सारी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खगोल विज्ञान, ठीक है ना। भारत का पहला मुगल शासक, आंसर बताना है, कौन सा था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में, मतलब मिलिट्री में तुलगमा रणनीति अपनाई। कौन सी दोस्तों, तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था। ऐसा कौन सा मुगल शासक था, ठीक है, पहला। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी आदिल शाह, ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सा था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा बाबर भारत में आता है ना। उसने भारत के बहुत सारे शासकों को कई सारे युद्धों के तहत हराया भी था। आपको बहुत सारे वॉर भी पता होंगे, है ना। पानीपत का युद्ध हुआ, है ना, और खानवा का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ। उनमें से मेरे भाई सबसे पहले जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो इसने तुलगमा नाम की, गोरेला वॉरफेयर नाम की एक रणनीति अपनाई थी मेरे भाई, है ना। और दोस्तों एक और क्वेश्चन, तो ये सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, बाबर। सही आंसर क्या होगा, आपसे पूछा जाता है कि पहली बार किस शासक ने, तो वो कौन है, बाबर है ना, तुलगमा रणनीति अपनाई। और दोस्तों साथ ही साथ भारत में पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल करने वाला, गन पाउडर जानते हो दोस्तों, बारूद, क्या दोस्तों, बारूद का इस्तेमाल करने वाला कौन सा मुगल शासक था, तो उसका नाम क्या था, बाबर। बाबर ने ही मेरे भाई भारत में बारूद का इस्तेमाल किया था, गन पाउडर का इस्तेमाल किया था अपनी युद्ध में, लड़ाई में। तो इसका सही आंसर क्या है, बाबर है। बाकी लोगों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी कौन सी मैगजीन है दोस्तों, कौन सा न्यूज़पेपर है, केसरी, कौन सी भाषा में पब्लिश किया गया था। तो इनके द्वारा केसरी नाम का जो न्यूज़पेपर है वो कौन सी भाषा में पब्लिश किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, मराठी। तो आपको बताना है कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। और ये किनका है मेरे भाई, केसरी किनका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ कौन सी लैंग्वेज में दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों मराठी। तो कौन सी भाषा में दोस्तों, मराठी भाषा में। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी नाम का जो मैगजीन था वो मराठी भाषा में, है ना, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन, कौन सा आंदोलन दोस्तों, ये भूदान आंदोलन, सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। तो ऑप्शन नंबर ए देवीलाल, ऑप्शन नंबर 2 एमजी रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर सी जेपी नारायण, ऑप्शन नंबर डी बीजू पटनायक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूदान आंदोलन से कौन जुड़े थे, उनका नाम है दोस्तों बिहार के जेपी नारायण। इनका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। ये कहाँ के थे दोस्तों, बिहार के, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, आपको पता होगा, इसके बारे में आपको हिस्ट्री में भी पता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो जेपी नारायण किससे जुड़े हुए हैं, भूदान आंदोलन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। आपको पता है काकोरी कांड हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, ये 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। तो इसमें दोस्तों कौन दो मैन लोग थे, एक तो तुम्हारे राम प्रसाद बिस्मिल थे, साथ ही साथ इनके साथ और कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपको पता ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर है खुदीराम बोस। दोस्तों खुदीराम बोस नहीं है मेरे भाई, खुदीराम बोस बहुत उससे पहले इनको फांसी हो रखी थी। और भारत में सबसे युवा शहीद होने वाले जो क्रांतिकारी थे उनका नाम क्या था, खुदीराम बोस था। ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, असफुल्ला खां, ठीक है ना। तो असफुल्ला खां तुम्हारे हैं वो बिस्मिल तुम्हारे राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे। तो काकोरी कांड से दो तुम्हें मामले याद, दो लोग याद रखने, एक राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खां, ठीक है। तो इन दोनों का नाम, सही आंसर क्या होगा दोस्तों का, इसका ये होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। दोस्तों आपने इकोनॉमी में देखा होगा, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राइमरी सेक्टर दोस्तों क्या होता है, रॉ मटेरियल, जिसमें कोई भी मशीन या कोई भी अदर एक्टिविटी ना लगी हो, जो डायरेक्टली अपन को नेचर से मिल रहा हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र।
ऐसा ऐसा रिसोर्स मेरे भाई जहाँ पे आप इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई चीज़ क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर मतलब उसे बना रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, वो सब दोस्तों किस में आएंगे, सेकेंडरी में। और ऐसे सेक्टर जिसमें आप क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, सेवाएं दे रहे हो, है ना, इनके लिए काम कर रहे हो, वो किस में आएंगे, तृतीयक में। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी में दोस्तों वहाँ क्या आता है, जितने भी तुम्हारे रॉ मटेरियल्स हैं जो तुम्हें नेचर से, प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं, वो प्राइमरी में आते हैं। और ये बिल्कुल रॉ होते हैं, कच्चे होते हैं, ठीक है ना, कच्चे माल होते हैं ये। और इनमें से कौन सा, और सेकेंडरी में दोस्तों मैन्युफैक्चर करना, कोई चीज़ बनाना, ठीक है ना। और टर्सरी में मेरे भाई क्या है, उसे सर्विस देना। तो जितनी भी जॉब वगैरह होती है ना, जितनी भी सर्विस सेक्टर होता है, वो किस में आता है दोस्तों, टर्सरी सेक्टर में। और मैन्युफैक्चरिंग, बनाना कोई भी चीज़ को, सेकेंडरी में। और प्राइमरी में रॉ मटीरियल। इसका मतलब सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, तो इसका सही आंसर है दोस्तों डेयरी। तो डेयरी आपको पता है दुग्धालय होता है, जो रॉ मटेरियल इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अपन किससे, एनिमल से ले रहे हैं ना दूध। तो अभी उसमें हमने एनिमल का दूध लिया, उसमें कुछ भी एडिशनल चीज़ नहीं डाली। जब हम उसका कोई प्रोडक्ट, मतलब उसका कोई आइसक्रीम बना लो या कुछ और प्रोडक्ट बना लो दूध का, उसके बाद वो किसी में पहुंच जाएगा, सेकेंडरी में, है ना। जब वो किसी को बेचेगा तो वो पहुंच जाएगा टर्सरी में। कुल मिला के अभी इसका सही आंसर क्या है, दुग्धालय। मतलब डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जितने तुम्हारे, वो किस में आते हैं, प्राइमरी में। कृषि किस में आती है, प्राइमरी में। और जितने भी तुम्हारे रॉ मटेरियल्स हैं वो किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। परिवहन दोस्तों किस में आएगा, परिवहन में ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों आएगा टर्सरी सेक्टर में। तृतीयक में आएगा, क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना। जूते के कारखाने दोस्तों सेकेंडरी में, क्योंकि वहाँ पर जूते बन रहे हैं। बैंक दोस्तों किस में आएगा, सर्विस सेक्टर में, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर, तृतीय और क्षेत्र में आएगा, क्योंकि वहाँ पर बैंक में दोस्तों हम सेवा दे रहे हैं। तो वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसके योगदान के लिए मिला था। तो आपको पता है भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, अमर्त्य सेन, ठीक है ना। तो अमर्त्य कुमार सेन थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो उनको कौन से क्षेत्र में मिला था ये नोबेल प्राइज, तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, श्रम अर्थशास्त्र, लेबर के मामले में, विपणन के मामले में, मौद्रिक मनी के मामले में, है ना, या फिर तुम्हारे वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिस्ट के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में। उन्होंने बहुत ही अच्छी इकोनॉमिस्ट की थ्योरी दी थी, वेलफेयर के लिए बात करी थी, है ना। तो उनका सही मामला क्या है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर ध्यान रखना है अपन को, ठीक है ना। वायु के मार्ग से आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं। मतलब मेरे भाई जो पहाड़ों पे बारिशें होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो आंधी, संग्रह वर्षा, इनमें से कोई नहीं, पर्वतीय वर्षा। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है पहाड़ों की बात कर रहे हैं, तो सही आंसर क्या होगा, पर्वतीय वर्षा। सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, पर्वतीय वर्षा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वें नंबर का, ज्वार और भाटा, मतलब ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। ज्वार भाटा कहाँ पे आते हैं दोस्तों, आपको पता है, वाटर बॉडी में, मतलब समुद्र के किनारे आते हैं तुम्हारे क्या, ज्वार भाटा समुद्रों में आते हैं, ठीक है। तो जब वाटर दोस्तों ऊपर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ज्वार। जब वाटर नीचे आता है उसे क्या बोलते हैं, भाटा। तो पानी का अप्स एंड डाउन होता रहता है, ठीक है ना। इसके पीछे का जो दोस्तों मेन कारण है वो अब क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी का घूर्णन, है ना, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर 2 ध्रुवीय उच्च वायुदाब, मतलब ध्रुवों पर हाई एयर प्रेशर है। या ऑप्शन नंबर 3 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, या में दोस्तों अनियतवादी हवाएं, मतलब अनबैलेंस्ड एयर। तो सही आंसर क्या है, क्वेश्चन आता है बार बार कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मेन कारण क्या है, तो आप क्या आंसर बताओगे, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसका मुख्य कारण है। तो इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, चंद्रमा है हमारा, मून है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण दोस्तों ज्वार और भाटा आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ज्वार भाटा से दोस्तों अपन क्या बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, आपको पता होगा, वहाँ पे अब लगाते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 217, रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। अब बताओ इसे, रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है ना, आप आंसर बताओ, आंसर बताओ। तो रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 वायु की गति, शरीर का ताप, सागर की गहराई, भूकंप की तीव्रता। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, भूकंप की तीव्रता। आपको पता है भूकंप आता है तो उसके लिए अपन क्या किससे नापते हैं इसे, मतलब रिएक्टर स्केल से क्या नापते हैं भूकंप की तीव्रता, ठीक है ना। सही आंसर ये है। और ये वायु की गति दोस्तों एनीमोमीटर। सागर की गहराई किससे नापते हैं, फैदम। किससे दोस्तों, फैदम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, सागर की गहराई किससे नापते हैं, फैदम से। शरीर का तापमान दोस्तों आपको पता है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, आपको सबको थर्मामीटर से नापते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है सागर की गहराई की, फैदम होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, भूकंप की तीव्रता, किसका, रिएक्टर स्केल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है तो बताओ, ऑप्शन देख लो आप, नासिक कहाँ पे आपको पता होगा,
तो नासिक में कौन सी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? ऑप्शन नंबर है गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, सतलज। तो दोस्तों सतलज तो ऑटोमेटिक नहीं होगी क्योंकि वो पंजाब में, महानदी दोस्तों उड़ीसा में आपको पता है, छत्तीसगढ़ में, गंगा पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो बची क्या? गोदावरी। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? गोदावरी। तो नासिक में जो नासिक शहर है ना दोस्तों, वो गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। महानदी आपको पता है कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो हम बात करें, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से निकलती है होते हुए और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है आपको पता होगा, महादेव, हसदो, है ना, और तुम्हारी इब, महादेव, हसदो, इब और ओंग, तुम्हारी जोंक, ओंग भी है दोस्तों इसकी, है ना, और तेल है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? सब महानदी की। तो आपको रिवर का जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी वीडियो में डाल रखा है, आप वहाँ से आगे देख सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर झील, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? बताओ। तो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ऑप्शन नंबर है डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील, बुलर झील। तो बताओ कौन सी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बुलर झील। क्या होगा? सबसे भारत की सबसे फ्रेश वाटर की लेक जो लेक है वो क्या है? बुलर है, ठीक है। डल झील भी दोस्तों कहाँ पे आपको पता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी कहाँ पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। और साथ चिल्का कहाँ पे है दोस्तों? आपको पता है चिल्का उड़ीसा में। और लोकटक दोस्तों कहाँ है दोस्तों? लोकटक कहाँ पे? तो वो मणिपुर में, ठीक है ना। तो अपन को कुछ इनके बारे में पता हो, ये मणिपुर में, ठीक है ना। और ये बुलर जम्मू कश्मीर में, ये भी जम्मू कश्मीर में। चिल्का कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में, ठीक है। तो अपन की ये सारे, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन देखते हैं, भारत का पहला नगर निगम। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया हुआ है ना। तो भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1688, 1998, 1988, 1788। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों इसका 1688। पहला तुम्हारा नगर निगम कौन सा है दोस्तों? मद्रास। कौन सा है दोस्तों? मद्रास। तो आपको ध्यान रखना है, मद्रास हमारा क्या है? पहला नगर निगम है, ठीक है, अपन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल में दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? मतलब मेरे भाई सबसे ज़्यादा लेवल पे तुम्हारा जो पेंटिंग है, पेंटिंग का काम हुआ था वो कौन से शासक के समय पे हुआ था? तो हमें ध्यान रखना है कि पेंटिंग के मामले में क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? पेंटिंग के मामले में सबसे ज़्यादा मतलब चरम सीमा पे किसके समय गया था? तो आपको पता है दोस्तों जहांगीर। पेंटिंग के नाम पे कौन लगाओगे आप दोस्तों? जहांगीर। और क्वेश्चन आए आर्किटेक्चर, क्या दोस्तों? आर्किटेक्चर, क्या? आर्किटेक्चर, वास्तुकला के नाम पे। तो आंसर क्या लगाओगे दोस्तों आप? शाहजहां लगाओगे। क्या लगाओगे? शाहजहां। तो ऑप्शन 2 क्वेश्चन आते हैं, आर्किटेक्चर के मामले में शाहजहां है, पेंटिंग के मामले में कौन है? जहांगीर है। अपन को ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंग का, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे बोला जाता है दोस्तों? तो जहांगीर के समय को बोला जाता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो आप बताओ भाई कौन कौन से गीत गाते हो बारिश के मौसम में, है ना। तुम तो पूरे दिन गीत ही गाते रहते हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बस गीत ही गाना है तुम्हें, है ना। तो बताओ कौन सा गीत गाते हो? तो बिरहा, रसिया, चैती, कजरी। तो बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है यूपी में? बता दो भाई साहब। तो सही आंसर है इसका कजरी, है ना। तो कजरा मोहब्बत वाला नहीं है मेरे भाई, ये कजरी एक क्या है? गीत है जो बारिश के मौसम में गाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 223, महर्षि वाल्मीकि का आश्रय ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो बताओ भाई साहब कौन से जिले में वाल्मीकि रहते थे? कुछ पता है इनके बारे में? तो सही आंसर दोस्तों क्या बताया? बिठूर है, सीतापुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बिठूर। तो हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई महर्षि वाल्मीकि हैं वो कहाँ से लोकेटेड थे? तो बिठूर थे, ठीक है ना। इनमें से कौन सा दोस्त, कौन सा कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है? किसका मेंबर नहीं है? सार्क का। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, वो आपको वहाँ पर रीड करनी है क्योंकि हमारे पुलिस के पेपर में स्पेशली मेंशन किया हुआ है किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आना लाजमी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार किसका मेंबर नहीं है? सार्क का मेंबर नहीं है। और एक और क्वेश्चन दोस्तों, क्या इंडिया सार्क का मेंबर है? यस, तो इंडिया सार्क का मेंबर है। आपको ये क्वेश्चन है कि भाई सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है?
सार्क है जो तुम्हारा ग्रुप है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये बात तुम्हें कमेंट में बतानी है, ठीक है ना। कहाँ पे बतानी, कमेंट बॉक्स में, इसका सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पे, ठीक है ना। और इस इंडिया इसका दोस्तों मेंबर है, यस इंडिया सार्क का मेंबर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, मालदीव भी है ना, पाकिस्तान भी है। और क्या कौन है, कौन नहीं दोस्तों, म्यांमार नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 25, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, किसके मामले में, फॉरेस्ट के मामले में। फॉरेस्ट के मामले में जितने भी तुम्हारे वर्क होते हैं उनके लिए भारत में कोई सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है, कैसा, गवर्नमेंट, वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी वन्य जैव विविधता संस्थान। ऑप्शन नंबर सी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ऑप्शन नंबर डी वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ये भारत में फॉरेस्ट के मामले में, रिसर्च करने के मामले में, डेवलपमेंट करने के मामले में, पॉलिसी बनाने के काम में सबसे बड़ा संस्थान है, वो भी गवर्नमेंट, ठीक है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, मतलब किसी नहीं पता ये बात है ना, तो भारत के पहले स्पेस जो तुम्हारे ट्रेवलर थे वो कौन थे दोस्तों, तो राकेश शर्मा थे। ये बात आपको बहुत पहले से पता होगी, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है, बताओ कजाकिस्तान कहाँ पे है, तो आपको पता है सेंट्रल एशिया में है ना। तो हम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे स्थान पढ़ते हैं अपन, वो जो कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया में है ना। उनमें से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई कजाकिस्तान की करेंसी क्या है, तो करेंसी से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो कजाकिस्तानी करेंसी कौन सी है दोस्तों, तेंगे। कौन सी है दोस्तों, तेंगे है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, कजाकिस्तान, क्या कजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। ऊपर से एक और क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है। तो दोनों के आंसर क्या है दोस्तों, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री भी है और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान है, जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, जो बॉर्डर बॉडी से टच नहीं करता, ठीक है। तो कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है ना। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, अस्ताना, ASTANA। ये भी ध्यान रखना अपन को, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, अस्ताना, ठीक है। पोलो में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखना 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 4। ध्यान रखना है इस बात का, बार बार पूछा जाता है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट, क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1987 में, 1978 में, 1992 में, 1994 में। तो सही आंसर बताओ दोस्तों, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था। इसका सही आंसर दोस्तों है 1992 में, ठीक है। कब है दोस्तों, 1992 में। और भी दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन, टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों कब हुआ स्टार्ट, तो 1973 में। कब, 1973 में। एक और दोस्तों इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण अधिनियम कब आया था, 1986 में, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पूछा जाता है बार बार। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब, 1973 में। और तुम्हारा एलिफेंट प्रोजेक्ट कब है दोस्तों, तो 1992 में, 1992 में, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह, संचार उपग्रह मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कौन सा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च, मतलब कौन सा था जिसे लॉन्च किया गया था, तो विश्व का पहला पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों इनसैट ए, अर्ली बर्ड, टेलीस्टार या मोलिनिया 1। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, टेलीस्टार 1। इसका ये सही आंसर, टेलीस्टार 1 विश्व का पहला क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला, मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताओ भाई साहब। सोनभद्र है, संत कबीरदास नगर है, लखीमपुर खीरी है, संत रविदास नगर है, लखनऊ है, बागपत है, कानपुर है, देहात या तुम्हारा ललितपुर है। तो 4 ऑप्शन है, बता दो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। कौन सा है, लखीमपुर खीरी। या फिर दोस्तों एक और ऑप्शन आ सकता है इसमें, हापुड़। कौन सा दोस्तों, हापुड़। या तो हापुड़ ऑप्शन में होगा दोस्तों, या फिर रविदास नगर होगा। तो हापुड़ आज के टाइम में दोस्तों, हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है किसका, यूपी का, और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, आंसर नंबर बी, ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, गंगा रिवर है हमारी,
यूपी में एंट्री करती है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है? सबसे पहले उसे कौन सा जिला मिलता है? ऑप्शन नंबर ए बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। तो बताओ सही आंसर क्या है इसका 32 का? बताओ। तो बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? बिजनौर। यूपी में दोस्तों लगभग 28 डिस्ट्रिक्ट, कितने 28 जिलों से गुजरती है कौन सी? गंगा नदी। तो यूपी, और आपको ये पता होगा 2008 में गंगा को राष्ट्रीय रिवर, नेशनल रिवर घोषित किया था। आपको पता है राष्ट्रीय नदी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था? तो 2008 में, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में गंगे डॉल्फिन को मेरे भाई यूपी का जो राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? बिजनौर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजनीतिक जो राज चिन्ह है ना वो अंगीकार किया है? कौन सा एक्सेप्ट किया है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। ऑप्शन नंबर ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर बी रूमी दरवाजा, ऑप्शन नंबर सी लकी दरवाजा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली गेट। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? रूमी दरवाजा। आपको ये याद रखना है, रूमी दरवाजा किससे संबंधित है? जुड़वा मछली है ना, जो तुम्हारा सिंबल बनाया हुआ है ना चिन्ह, उसमें वो रूमी दरवाजा से लिया हुआ है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कौन सा परंपरागत गीत नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा यूपी का संगीत नहीं है? बताओ आप। रसिया, सावनी, ठुमरी, कालबेलिया। बताओ जल्दी। 34वें नंबर का यूपी का कौन सा परंपरागत संगीत नहीं है? ठीक है, नहीं है, ध्यान रखना है। तो सही आंसर रसिया दोस्तों आपको पता है यूपी में होता है, सावनी भी होता है, ठुमरी भी होता है। होता क्या नहीं है दोस्तों? कालबेलिया। कालबेलिया दोस्तों क्या होता है? राजस्थान में। कहाँ पे होता है दोस्तों? राजस्थान में। कालबेलिया कहाँ पे है? राजस्थान में। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कालबेलिया। ध्यान रखना, कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ सकता है। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बनाने वाला है? ठीक है, तो आपको सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एमपी, कर्नाटका। सही आंसर दोस्तों क्या है? एमपी। आपको पता है सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ मिलते हैं? एमपी में, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ मिलते हैं? एमपी मिलते हैं, ठीक है ना। एमपी में बहुत सारे टाइगर्स हैं, आपको वो बातें कमेंट में लिख देनी है, ठीक है। हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है, इसकी डेट याद रख लीजिए 26 नवंबर, ठीक है। सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया? 26 नवंबर को, ठीक है। ये बात दोस्तों ध्यान रखनी है। हाल ही में अजूबा कहाँ का? दुनिया का कौन से नंबर का? 8वें नंबर का। दुनिया का 8वें नंबर का अजूबा कौन? आप अजूबे नहीं हो, 8वें नंबर के, है ना। अजूबा कोई और ही है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन है? अंकोर वाट, पोम्पई, पेट्रा, माचू पिचू। तो आपको पता है ये क्या है? अंकोर वाट, ठीक है। ये मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ये अभी करंट अफेयर का न्यूज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर का। 30 नवंबर 2080 से लेके 12 दिसंबर तक। पहली बात तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक 2023 में COP28 क्या हुआ था? COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें हम क्लाइमेट को लेके सारी दुनिया इकट्ठी होती है, सारी दुनिया के देश हैं वो इकट्ठे होते हैं और क्लाइमेट को लेके बातें करते हैं कि कैसे हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट के बारे में बात करनी है और ग्रीन हाउस गैसेस को और ज़्यादा एमिशन नहीं होने देना है। उसके लिए मेरे भाई हाल ही में COP28 कहाँ पे हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? UAE। कहाँ पे दोस्तों? अबू धाबी में। UAE की राजधानी कौन सी? मतलब UAE में जो तुम्हारी अबू धाबी है वहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो COP28 में भारत में किसने हिस्सा लिया था? तो भारत में दोस्तों मोदी जी गए थे, आपको पता है। COP28 में कहाँ पे हुआ था? COP28 UAE में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने लगभग 38 क्वेश्चन करे, जिसमें हमने कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, यूपी स्टैटिक के क्वेश्चन थे और कुछ तुम्हारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के जो मेजर क्वेश्चन आते हैं वो थे। तो हमने देखा आपको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, या फिर दोस्तों आपको तेज़ी से बार बार रिवीजन करना है तो इसे स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। 1.5 पे देख सकते हो। और हम लगातार डेली ऐसी वीडियो लेके आएंगे और हम आगे पूरी कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मॉक टेस्ट हो पाएँ उतना हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।